हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है जूल का नियम, वैज्ञानिक जूल का नियम। तो बेटा जूल का नियम आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जूल ने जो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके लिए अपना एक नियम दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी हम समझेंगे इसको। तो ध्यान देना बेटा कि आप जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, सुनना ध्यान से, कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के अंदर उपस्थित परमाणु तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों से बार बार क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, टकराते हैं, जिससे क्या होता है, चालक का ताप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और जिससे ताप बढ़ता है तो जो ताप बढ़ता है, जो ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। और इसके लिए जो नियम दिया गया या जो ऊष्मा कितनी बाहर निकलती है इसको कैलकुलेट करने के लिए वैज्ञानिक जूल ने अपना एक नियम दिया जिसे हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक जूल का नियम, जूल्स लॉ फॉर हीटिंग। क्लियर बेटा? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर परमाणु तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों से बार बार टक्कर करते हैं, जिससे चालक का ताप बढ़ने लगता है और ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ऊर्जा में जो वृद्धि होती है या ऊर्जा में जो ऊर्जा बढ़ती है वो ऊर्जा चालक से ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक जूल ने एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। बड़ा ये नियम 1840 में दिया गया। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सन 1840 में जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए एक नियम दिया जिसे जूल का नियम कहते हैं। क्लियर बेटा? क्या कहते हैं? जूल का नियम कहते हैं। अब देखिए नियम क्या है, लिखेंगे इस नियमानुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित अन्य परमाणुओं इलेक्ट्रॉनों से बार बार टकराते हैं जिससे
चालक का ताप बढ़ जाता है, चालक का ताप बढ़ जाता है तथा यह ताप वृद्धि ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। क्लियर बेटा? ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, जिसे जूल के नियम से ज्ञात किया जाता है। क्लियर बेटा? तो ये क्या हो गया? जूल का नियम हो गया कि मैंने आपको बोल के बता दिया है कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के अन्य परमाणुओं तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं? बार बार टक्कर करते हैं, जिससे चालक के ताप में क्या जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये ताप जो वृद्धि होती है, ये ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, जिसे जूल के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए लिखेंगे, माना किसी चालक तार में T समय में I धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा, देखिए बेटा कोई चालक है हमारे पास और उसमें B विभवांतर पर T समय में I धारा प्रवाहित की जाती है। B विभवांतर पर T समय में I धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो देखिए बेटा कितनी आएगी? H इक्वल टू होता है बेटा I स्क्वायर RT। क्लियर बेटा? H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, किसमें बेटा? ये जूल में। किसमें है ये? जूल में। क्लियर है? अब इसको अन्य तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। इसका अन्य फॉर्मूला भी है BIT है। क्लियर है? ये भी किसमें बेटा? जूल में। और एक इस फॉर्मूला और है, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। सॉरी, देखिए बेटा इसका जो अन्य फॉर्मूला निकल के आएगा, आप जानते हैं कि जब इसमें I स्क्वायर में ये I स्क्वायर RT है और ये BIT है, तो B की जगह हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, I की जगह क्या होता है? B अपॉन R होता है, B अपॉन R हो जाएगा। क्लियर? तो यही तो हो जाए बेटा, या इसकी जगह रख देंगे I की जगह B स्क्वायर अपॉन R, तो क्या बन जाएगा? B स्क्वायर R इंटू T हो जाएगा, और नीचे पहले से T होती है अपने पास, तो B स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। B स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, तो V स्क्वायर T अपॉन R, तो ये बेटा किस में आएगा? जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में आएगा। क्लियर? अब बेटा इसको हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं कि इसका भाग देंगे 4.18 का भाग दे देंगे, तो ये कैलोरी में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। यहीं देख लीजिए, अगर मैं इसमें ये सपोज करो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, BIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो देखिए बेटे तुम्हें, जब मैं इसमें 4.18 का डिवाइड करूँगा, 4.18 और 4.18 हो जाएगा, तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी वो कैलोरी में आएगी। किस में आएगी?
कैलोरी में। क्लियर है? तो किस में आ गई? ये कैलोरी में निकल करके आ गई। अब देखिए नियम क्या कहता है बेटा, ध्यान देना, इसको हम एक बेसिक तरीके से समझें इसको कि नियम क्या कहता है। देखिए इधर जो पहला नियम है हमारे पास वो है, देखिए कि आई स्क्वायर आर टी है बेटा हमारे पास, कि यदि किसी चालक के प्रतिरोध और समय को नियत रखा जाए, तो चालक की उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो देखिए बेटा इधर लिखेंगे हम लोग, देखिए लिखेंगे यदि किसी चालक का प्रतिरोध समय नियत हो तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है बेटा? तो देखिए इधर कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। क्लियर बेटा? ये हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ देखो बेटा R और T कांस्टेंट हैं। कैसे हैं? कांस्टेंट, मतलब ये बदल नहीं रहे हैं किसी भी चालक के लिए। ठीक। दूसरा नियम है बेटा, देखिए अब क्या हो जाएगा, धारा और समय नियत हो जाएंगे। लिखेंगे यदि चालक के लिए धारा व समय नियत है, तो ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। क्लियर बेटा? तो देखिए H इज प्रोपोर्शनल टू R। H समानुपाती क्या हो गया बेटा? R हो गया। ये समीकरण 2। यहाँ जो धारा है कॉमा T, कैसे बेटा? ये कांस्टेंट है। कैसे? कांस्टेंट। क्लियर? तो देखिए तीसरे नियम की बात करते हैं। अब धारा और प्रतिरोध क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो उत्पन्न ऊष्मा समय कैसे होगी? समानुपाती होगी। लिखेंगे यदि चालक के लिए धारा व प्रतिरोध नियत है, तो ऊष्मा क्या होगी बेटा? समय के समानुपाती होगी। समय के समानुपाती होगी। तो देखिए बेटा H समानुपाती क्या है? T हो जाएगा। ये समीकरण 3। यहाँ धारा और प्रतिरोध कैसे बेटा? कांस्टेंट है। कैसे? कांस्टेंट। अब देखिए बेटा
हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 का प्रयोग करेंगे और एक साथ जोड़ देंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता सबको समानुपाती, आई स्क्वायर आर टी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको। आप समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? कोई भी कांस्टेंट आएगा। तो देखो एच समानुपाती हटा दिया, के आ गया हमारे पास, तो आई स्क्वायर आर टी। तो ये क्या बन गया बेटा? उत्पन्न ऊष्मा आ गई। यहाँ के क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान बेटा कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है। लिखेंगे जो के है एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान 1 लिया जाता है। एक लिया जाता है। तो बेटा ये क्या निकल के आ गया हमारे पास? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये चालक में उत्पन्न ऊष्मा निकल के आ गई, किसमें? जूल में। और इसमें डिवाइड दे देंगे 4.18 का, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बार फिर रिपीट करा रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं जूल के नियमों की, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बेटा वैज्ञानिक जूल ने किसी चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के लिए एक नियम दिया। अब बेटा चालक में ऊष्मा किस तरह से उत्पन्न होती है आप भी जानते हैं। कुछ बड़े बड़े जो लाइनें होती हैं, तार होते हैं, जब उनमें ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उनमें क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। मतलब कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, व्यय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। ठीक है ना? तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालक में उपस्थित अन्य परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं? बार बार टक्कर करते हैं, जिससे क्या होता है? चालक का ताप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ताप में जो ये वृद्धि होती है ये ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में बाहर निकलती है? ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, जिसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं और ना यूज भी कर सकते हैं। जैसे हीटर है, प्रेस वगैरह है बेटा, इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह होते हैं, सोलर कुकर वगैरह होते हैं, तो इनका तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज करते हैं। जैसे हीटर में आप जानते हैं ऊष्मा बाहर निकलती है, चालक का ताप बढ़ता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसका उपयोग हम लोग अपने कार्यों के लिए करते हैं। प्रेस वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पे भी इस ऊष्मा का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बेटा ये नियम जो है वो 1840 में दिया गया। क्लियर? तो ये नियम था बेटा। नियम क्या है? H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है, या बी आई टी होता है, या फिर बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी होता है। ठीक है बेटा? तो ये नियम बेटा किस सन में दिया गया? 1840 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? जूल के द्वारा। ठीक। तो बेटा ये जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक में उपस्थित अन्य परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं? बार बार टक्कर करते हैं, जिससे क्या होता है कि चालक का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। और ताप में ये जो वृद्धि होती है वो किसके रूप में बाहर निकलती है बेटा? ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में बाहर निकलती है? ऊष्मा के रूप में। माना किसी चालक तार में टी समय में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होगी, जूल के अंदर होगी, H बराबर बी आई टी होगी, जूल में भी होगी, और जो बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। बेटा ये सब जूल में आ गया। जब इसमें 4.18 का डिवाइड कर देंगे तो सभी ऊष्माएं किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इसको थ्योरेटिकल बेस में समझा जाए तो नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक तार में दो राशियों को कांस्टेंट रखा जाए तो जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो किसी तीसरी राशि कैसी होगी? समानुपाती होगी। जब किसी चालक तार की दो राशियों को कांस्टेंट रखा जाए, धारा या समय को, तो जो तीसरी राशि होती है वो प्रतिरोध कैसे हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो इस बेसिस पे हमने 3 नियम निकाले। पहले में देखो चालक का प्रतिरोध और समय क्या है बेटा? नियत हैं। प्रतिरोध और समय क्या है? नियत हैं। तो उसमें जो ऊष्मा है वो धारा की बराबर कैसी होगी? समानुपाती होगी। दूसरे नियम में बेटा हमने धारा और समय को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ पे जो उत्पन्न ऊष्मा है वो प्रतिरोध कैसी है? समानुपाती है। और तीसरे में हमने धारा और प्रतिरोध को नियत रखा, जो उत्पन्न ऊष्मा है वो समय कैसी है? समानुपाती है। तो समीकरण 1 और 2 और 3 को हमने मिला दिया, तो क्या निकल के आया बेटा हमारे पास? H समानुपाती आई स्क्वायर आर टी निकल के आया।
समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, कोई भी कांस्टेंट लगाएंगे, k बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्लियर बेटा? तो ये सब किस में आ गया? जूल में आ गया। k एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान 1 लिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जूल के नियम कंप्लीट।